FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर लेकर आए हैं डॉक्टर संजय बडाड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़ को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और महत्वपूर्ण विषय ये है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आह्वान कर रहे हैं, बड़े दिनों से अपने संबोधन में कहते हैं कि खाद्य तेलों में, घी में, वसा में जो आप खाते हैं या फिर पैकेज्ड फूड में आप 10% या इस तरह से थोड़ा सा अगर संयम बरतें, उसको अपनाने में या अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी कमी करें तो मोटापे की समस्या से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर बडाड़ा, ये मोटापे की समस्या भारतवर्ष में इतनी बढ़ क्यों गई है और इसके कारण कौन कौन सी दिक्कतें हमारी जो आम जनता है उसको आ सकती हैं? अश्विनी साहब, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है कि मोटापा क्यों हो रहा है और उससे होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मोटापा क्यों हो रहा है, तो अगर हम आज के 30 साल, 25 साल, 40 साल पीछे चले जाएं तो पहले खाने पीने की चीज़ें हमेशा उपलब्ध नहीं होती थी जी, ठीक है। दूसरा, लोगों को खाने पीने का एक टाइम रहता था कि भाई अब शाम को 7 बजे 8 बजे खाना खा लिए। अभी क्या हो रहा है, खाने का जो सिस्टम है वो 24 घंटे अवेलेबल है। तो आप स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ रहे होते हैं, रात को भूख लगी, 2 बजे खाना ऑर्डर करा। और जो खाना अच्छा कौन सा लगता है, खाना वो अच्छा लगता है जिसके अंदर बहुत सारा घी, तेल, चीनी, मिर्ची, इस तरह का वो खाना अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो चीज़ आपकी जीभ को अच्छी लगती है आपके पेट के लिए और आपकी सेहत के लिए ख़राब है। तो इस तरह के खाने को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपका वज़न बढ़े। और वज़न बढ़ने वाले खाना वो होता है जिसके अंदर तेल, घी की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे वज़न ज़्यादा बढ़ता है। अब क्यों बढ़ रहा है, एक तो बताया हमारा टाइम टेबल नहीं है, हम कभी भी खाते हैं, और बहुतायत है खाने की कमी नहीं है, अभी बहुतायत है खाने की। फिर दूसरा, उसके बाद में हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, ख़ास तौर से बच्चों में। जो पहले शाम को रोज़ खेलने जाते थे, अभी कहाँ खेलने जाते हैं, अभी सब लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, या कुछ एक लोग हैं जो बहुत कुछ गेम खेलते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मेजर विजय आर्य बोला जी, HM 42 फेज 2 मोहाली चंडीगढ़ से सर। जी, सवाल पूछें अपना डॉक्टर साहब से। मेरा सवाल सर ये है कि तेल के बारे में बताया गया है कि कई तरह के तेल होते हैं सर, कौन सा खाना चाहिए ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे मोदी साहब ने भी कुछ बताया है, अभी वो आजकल रोज ऐड आ रही है, इसके बारे में कुछ विस्तार में थोड़ा जानना चाहते थे सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा। तेल के बारे में एक कहावत है हमारे मेडिकल लाइन में, ऑयल ऑफ द सॉइल। हाँ जी, हाँ जी। क्या है? ऑयल ऑफ द सॉइल। हाँ जी, मतलब जहाँ जो चीज़ पैदा होती है वही चीज़ खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसे अगर आप केरला में रह रहे हैं तो आपके लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है, पर राजस्थान में रह रहे हैं आपके लिए सरसों का तेल अच्छा है, मूंगफली का तेल अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वो पैदा होता है। अब पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब के अंदर सरसों बहुत होती है, तो सरसों का तेल अच्छा है ना। तो ऑयल ऑफ द सॉइल, जहाँ जो रहते हैं वहाँ का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, वो अच्छा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब आजकल फॉर्च्यून और इस तरह के कई तरह की वैरायटी के तेल आते हैं, इसमें समझ नहीं आता है कि कौन सा लिया जाए सर घर के लिए। तो उसके लिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ अपने श्रोताओं के लिए कि हर एक तेल की अपनी कुछ कुछ खासियत होती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, और आजकल ये भी अच्छा हो गया कि तेल के पैकेट 1 kg के अंदर आते हैं। हमारे बचपन पॉलिथीन में आते हैं। हाँ, हमारे बचपन में तो तेल पीपे में आता था, तो आप एक बार 18 किलो तेल खरीद लिया तो वो पूरा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो अब जो 1 लीटर के ऑयल आते तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह सब्जी बनाई, उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर लिया, दाल के अंदर आपने रिफाइंड या घी इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे इस बार आपने सोयाबीन का लाए, व्हीट ब्रांड लाए, तो अगली बार उसको मॉडिफाई करके दूसरा ले लीजिए, ठीक है ना। पर ऐसा कहते हैं कि मूंगफली का ऑयल और सरसों का ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से बदलाव आए हैं और हर समय ई-कॉमर्स का जाल
बिछ गया है कि जैसे स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट लाइफ चल रही है, पढ़ते पढ़ते अगर मन किया तो किसी भी समय 12 बजे 2 बजे रात के कुछ भी समय पे खान पान उनके लिए अवेलेबल रहता है कि हर समय फ़ोन की सुविधा में बुकिंग करवाई और खाना शुरू कर दिया। तो इससे भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं और लगातार जब आप खाना पीना इस तरह से करते हैं तो मोटापा बढ़ता है, मोटापे के साथ आपको डायबिटीज़ 2 की समस्या आ जाती है। तो किस तरह से आप अपनी जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको देख सकता है एक आम आदमी, और कब उसको लगना चाहिए कि अब कुछ गड़बड़ हो गई है तो अपने आप में सुधार लाया जाए? देखो, सबसे पहले तो जैसे कि अपन पहले चर्चा कर रहे थे कि ओबेसिटी, तो ओबेसिटी क्या होती है वो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि आपका वज़न कितना होना चाहिए लेमैन लैंग्वेज में। ऐसे तो बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे भी आपका मोटापे को डिफाइन किया जाता है, बट वो आम आदमी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको मैंने सिंपल सा तरीका जो बताया, हाइट इन सेंटीमीटर -100, जितना बचता उतना आपका लंबाई होना चाहिए। अब ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना हेल्थ रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखते। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई आज वो जब 20 साल के थे तब उनका इतना वज़न होता था, 45 किलो होता था, 48 किलो होता था, लेकिन वो 30 साल 35 साल तक आते आते उनका वज़न 45 से 85 किलो हो गया जी। इसका रीज़न है कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम कोई रिकॉर्ड रख नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो एक आदत होनी चाहिए आपको अपना हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखने का कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कितना चलता है, साल में एक बार जैसे आप शुगर का टेस्ट कर सकते हैं 25 साल के ऊपर में कि आपका शुगर कैसा चल रहा है। और आपके वज़न पे ख़ास तौर से मैं बोलूँगा सभी श्रोताओं को कि अपने वज़न पे पूरा ध्यान रखें। अगर आपका 1 किलो वज़न बढ़ता है तो उससे इतने सारे नुकसान हैं, और वो हर साल 1-2 किलो वज़न बढ़ता जाएगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी वज़न बढ़ जाएगा। जी। और इसके लिए मैं अक्सर एक सेंटेंस हमारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ जी। मतलब है कि अगर आपको जब भी लगेगा आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसमें आप उसी टाइम पे इंटरवीन करेंगे। अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो एक बार वज़न बढ़ने के बाद कम करना एक थोड़ा सा मुश्किल का काम है, असंभव नहीं है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वज़न के ऊपर नज़र रखिए कितना बढ़ रहा है, और अगर वो आपके लिमिट से क्रॉस कर रहा तो वहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? धर्मवीर बोल रहा हूँ जी, गांधीनगर दिल्ली से। जी, दिल्ली से। दिल्ली आप हमारा ये FM लाइफलाइन कार्यक्रम सुनते हैं आप क्या? ये मोबाइल ऐप पे तो सब चीज सुनी जाती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह से जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। डॉक्टर संजय बडाड़ा हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी धर्मवीर जी। कार्यक्रम तो और भी हम सुनते हैं, विशेषकर हम जो हेल्थ के प्रोग्राम आते हैं उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। कार्यक्रम में काफी आपसे जानने को सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ इतना समय नहीं दे पाएंगे आपको, हमारे को कार्यक्रम के माध्यम से हम काफी चीजें आपसे सीखते हैं और सजग रहते हैं जी। जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है कि 10% तेल कम खाएं, तो डॉक्टर साहब 10% का मतलब है कि अगर हम कोई दिन में 1-2 चम्मच देसी घी खाता है तो उसमें भी कमी करना चाहिए इसको क्या? और शुगर के पेशेंट को क्या अपनी ऐसे शरीर में शक्ति रखनी चाहिए जो कहते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ी रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे को जानकारी दीजिए। हाँ, तो कहने का मतलब दिन में 2 चम्मच घी खाते हैं आप, तो ओवरऑल जैसे 1 महीने में कितने चम्मच घी हुए, उसी तरह से जो आप खाते हैं उसको ओवरऑल पूरे महीने में आपको 10% कम करना तो मुश्किल नहीं है, वो हो सकता है जी। हाँ, क्या दूसरा सवाल था आपका? शुगर पेशेंट के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शुगर का भी प्रॉब्लम रहता है आजकल, तो हिंदुस्तान में शुगर और बीपी के पेशेंट ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो इसलिए आपको मैं ये सवाल के थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि ओबेसिटी पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। ओबेसिटी पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कहते हैं कि ओबेसिटी जो है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की मदर है, और ये इसके सब बच्चे हैं। तो जब मदर आती है तो उसके साथ बच्चे भी आते हैं, तो जब ओबेसिटी आती है तो सारी की सारी ये तीनों बीमारियां साथ में आने का संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावा भी ओबेसिटी के साथ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ कैंसर्स होते हैं वो ओबेसिटी में ज़्यादा होते हैं, कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो ओबेसिटी के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन ये 3-4 बीमारियां तो पक्का इसके साथ आती है। तो शुगर भी इसका पार्ट है, अगर वज़न बढ़ गया तो शुगर बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तो है कि अगर आप शुगर कम करने के लिए भी बेस्ट तरीका है कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए अगर वज़न ज़्यादा है तो। और वज़न कम करने के लिए 2 ही तरीके हैं, बेस्ट है। आज तक मैंने किसी को हवा खाने से वज़न बढ़ते हुए नहीं सुना है कि भाई मैं केवल हवा खा रहा हूँ उससे वज़न बढ़ रहा है। तो वज़न बढ़ने के लिए है कि आप खाना पीना ज़्यादा खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, जो इसका एक बैलेंस है
जो जमा खर्च का बैलेंस है ना, उसमें गड़बड़ाहट हो रही है कि आप जमा ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। खर्च कम कर रहे हैं मतलब आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम कैलोरी खर्च कर रहे हैं, और जमा करने का मतलब आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए, उससे अपने आप से ठीक होगा। तो शुगर के पेशेंट को पैदल सैर ज्यादा करनी चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। हर बंदे को हिंदुस्तान में ज़्यादा कसरत करने का ज़रूरत है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी शुगर के लिए रिस्क पे है। हर हिंदुस्तानी, आप, मैं, जो भी बैठे हैं, जो भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं, सब लोग शुगर की रिस्क पर है। तो अगर हम सभी शुगर की रिस्क पे है, माफी चाहूंगा मैं, शुगर का पेशेंट क्या कभी पूरा ठीक नहीं हो पाता, बिल्कुल खत्म नहीं हो पाती शुगर, ठीक हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है अपने? ऐसा है कि शुगर की बीमारी के लिए हम कहते हैं कि शुगर कंट्रोल होना, नियंत्रित होना है। क्योर होना नहीं बोलते हम, कि शुगर की बीमारी क्योर हो जाती है। क्योर होने के चांस कम है, हालांकि आजकल काफ़ी दवाइयाँ आ गई, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योर होने की संभावना कम होती है। कंट्रोल होने से काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। आपके मुताबिक एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए? हाँ, मेरे मुताबिक कम से कम तो भी 10,000 स्टेप्स रोज़ करने चाहिए, कम से कम। ठीक है, और खान पीन के अंदर अपना रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए ताकि आपका वजन नहीं बढ़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका भी गांधी जी, धन्यवाद। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन सा आप बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से। नमस्कार राकेश जी, अच्छे ठंडे मौसम में आप बैठे हुए हैं। आज का हमारा विषय है कि जो मोटापा बढ़ रहा है, जिसके बारे में आह्वान भी किया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि अपने खाद्य तेलों में आप कम से कम 10% की कमी करें जो खान पान में है, उससे जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर संजय बडाडा हैं हमारे साथ, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़ में हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10% तेल हमें कम करना चाहिए, तो मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम जो घर का तेल होता है, क्या उसमें कमी करने की, अगर हमको शुद्ध तेल मिलता है तो वो भी क्या 10% कम करना चाहिए? और दूसरी बात के जो बढ़ती है, जिस क्या बोलते हैं, इसको कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है। हाँ, तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी जो कहने का मतलब ये था कि घी तेल की चीज़ें खाने से वज़न का थोड़ा बढ़ने का ज़्यादा संभावना होता है और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो आपको उन्होंने ये सलाह दी कि आप 10% ऑयल जो आपके खाने में कम करना है। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका आजकल ये है कि जैसे ज़्यादातर लोग तेल तो मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, तो आपको पता होता है कि सपोज़ आपके घर में 5 लोग हैं और आप 2 लीटर ऑयल खा रहे हैं हर महीने का। ठीक है, तो अब आपको पता है कि उसका 10% कितना कम होगा। वो 10% आप पहले से उसमें से निकाल दीजिए कि वो भाई मुझे 2 लीटर ऑयल ही पूरे महीने में चलाना है, उसका हमने 10% पहले से ही बाहर निकाल दिया। तो ये सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है। अच्छा, है ना। और दूसरा ये है कि इसके लिए क्योंकि बहुत बार ज़रूरत होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप पहले से ही सपोज़ ऐसे कभी कभी हिसाब भी गड़बड़ा जाता है कि आपने उतना निकाल दिया, पर उसके बाद पता चला कि आपके कोई मेहमान आ गए, उसकी वजह से आपको ज़्यादा तेल लग रहा है उस टाइम में। तो उसका पहले एक कंटिजेंसी प्लान करके रख सकते हो आप। मतलब वो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप क्या कर सकते हो, पर ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं जिससे कि आप अपने खान पीन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें तेल ही नहीं, घी भी कम करना चाहिए, और ख़ास तौर से चीनी कम करना चाहिए अपने डे टू डे के खान पान के अंदर, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो जैसे आजकल बच्चे जो हैं तो कुरकुरे वगैरह, ये जो चिप्स वगैरह खाते हैं, ये जो तली हुई चीज होती है, तो इसका मतलब ये हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, पैकेज्ड फूड। हाँ, तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए कि जो पैकेज फूड है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, पैकेज फूड में आपने कभी कुरकुरे या आपने कभी चिप्स खाई होगी, तो उसमें एकदम नमक कितना होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है। क्यों? कि उसको वो प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक डालते हैं ताकि वो ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो चिप्स वगैरह जो तली हुई आती है या कुरकुरे जो तले हुए आते हैं, उसके अंदर क्या जनरली ट्रांस फैट हो जाता है। तो मैं अपने श्रोताओं को समझाना चाहता हूँ कि ट्रांस फैट क्या होता है। ट्रांस फैट ये होता है जब तेल को बार बार गर्म करते हैं तो जो तेल के अंदर चेंजेज आ जाते हैं, तो वो जो तेल बन जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके समोसे की दुकान के लिए भी काम करता है कि आप सपोज करो कि समोसे की दुकान से समोसे खरीदते हैं, और अक्सर हमारा एक्सपीरियंस है कि आपने देखा होगा कि वो तेल जिसके अंदर समोसे तलते हैं वही बार बार चलता जाता है, बार बार चलता जाता है, वो तेल बार बार गर्म होता है, और जब बार बार गर्म होता है तो उसके अंदर चेंज आते हैं, उसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। और तो कुरकुरे में भी वो ट्रांस फैट भी होता है।
तो नमक भी होता है और ट्रांस फैट भी होता है। ये एक अच्छी रेसिपी है आपकी तबीयत को खराब करने के लिए, स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। जी, एक श्रोता और ऑनलाइन है और चर्चा होती रहेगी। आप पूरा कार्यक्रम सुनिएगा हमारा इस जानकारी के लिए। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अश्विनी भाई साहब और संजय बटाड़ा जी को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जी, आपको भी हमारा नमस्कार और अपना सवाल पूछें। हाँ जी, सवाल से पहले आपको धन्यवाद सलाम करना चाहूँगा कि आपने जो आज मोदी जी के आह्वान पर जो आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ना। जी जी जी, धन्यवाद। तो उसमें ये पूछना चाहता था कि जो आप बता रहे थे कि मोदी जी के रोजाना 10% जो आप तेल खाद्य के डायबिटीज और हम मोटापा के बारे में बता रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम से जुड़ा रहता हूँ मैं तो ठीक रहता हूँ, मोटापा बचा हूँ, लेकिन आगे ना हो पाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिएगा? क्या ना हो पाए? मोटापा या डायबिटीज ना हो पाए। अच्छा, नहीं होए उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल है। नहीं होना बचना बहुत आसान है कि आपका वजन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका वजन कितना होना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए। ओबेसिटी होता है क्या है? तो ओबेसिटी क्या होता है? वजन ज़्यादा होना। वजन मेरा 62 किलो है। तो अब ये कि आपका वजन आपकी लंबाई पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपकी लंबाई सपोज करो 162 सेंटीमीटर है, तो उसमें से आप 100 निकाल देंगे तो आपका जितना बचेगा उतना ही वजन होना चाहिए। ओके, है ना? तो ये सब लोगों को अपनी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपका वजन इतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका वजन ज़्यादा है, उसको आपको कम करना चाहिए। जी। तो तेल और ये जो दूसरे आइटम है वो सभी बताएंगे आप? हाँ, तेल और ये सारी चीज़ें लिमिट में खाना चाहिए। अगर लिमिट में नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा। जैसे है ना, बैंक में आप पैसा ज़्यादा डालते हैं उसका ब्याज आता रहता है। जी जी जी। ठीक इसी तरह से आप तेल घी ज़्यादा खाएंगे तो आपके वो शरीर में जम जाएगा, और जमने की वजह से वो खर्च नहीं होगा तो वज़न बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और इस प्रोग्राम के मार्फत अगर हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि लोग जो सामान बेचते हैं अगर वो ईमानदारी से बेचने लग जाएं तो उससे तो हमें फायदा पहुँचेगा ही ना हमें। तो चलिए, वो अलग विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो डॉक्टर साहब, श्रोताओं के कॉल्स के आप जवाब बड़े अच्छे से दे रहे हैं और सब समझ रहे होंगे कि मोटापा कितनी एक समस्या है, जिसके कारण प्रधानमंत्री भी इसके बीच में आए हैं और पूरे भारतवर्ष के लोगों से आह्वान किया है कि अपने मोटापे पे कंट्रोल रखें। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अनिल कुमार बोल रहा हूँ, सेक्टर 52 से। अनिल कुमार जी, डॉक्टर बडाड़ा से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ऑयल का पर मेंबर कितना खाना चाहिए पर मंथ? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। हाँ, ऐसे रिकमेंडेड ऑयल अगर हम बोले तो 700 से 800 ml बहुत होता है पर मेंबर पर मेंबर बहुत है। अच्छा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml ऑयल और घी सब मिला करके उतना होता है। हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको जो भी बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा रिकमेंडेशन देना थोड़ा मुश्किल है, बट 500 से 600 ml देसी घी और मतलब रिफाइंड मिला के सभी मिला के हाँ हाँ। तो एक सर ये और पूछना था, कौन सा ऑयल खाना चाहिए? पाम ऑयल जैसे चलता है, पाम ऑयल तो हर नमकीन में और बिस्कुट में सब में मिक्सिंग है। हाँ, वो हमने नड्डा साहब ने भी एक बार बोला था भाई इसको बैन किया जाए, पर बैन नहीं हो रहा। कई कंट्री में तो बैन है। ये बहुत हेल्थ इशू है, ठीक हो सकता है इससे अपना हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आप क्या जाएंगे, पाम ऑयल खाना चाहिए? नहीं, अवॉइड करना चाहिए, बट हमें मैंने पहले भी बोला श्रोताओं को, ऑयल फॉर द सॉइल। पाम ऑयल तो हमारे यहाँ पैदा होता नहीं है। पाम ऑयल जहाँ तक मेरे को अंदाज है बाहर से ही आता है कहीं से। जी जी, है ना? हाँ, इंडोनेशिया वगैरह से आता है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑयल पैदा होता है वो ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। मूंगफली का हुआ, सरसों का हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर जी, धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, मोटापे के ऊपर काफ़ी चर्चा की आपने, किस किस तरह से मोटापा बढ़ता है और एक बार बढ़ जाए तो उसको कम करना एक चैलेंज होता है। अगर मोटापा किसी का बढ़ा हो तो बीमारियां साथ में आती हैं। आपने कहा जैसे माँ के साथ बच्चे आते हैं उस तरह से डायबिटीज़ आती है, ब्लड प्रेशर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नाना प्रकार की और बीमारियां भी साथ में जुड़ी होती हैं। तो अगर पता चल जाए आपको, शुरू में आप बड़े सजग हैं, क्योंकि अन्य जो देश हैं उसमें बहुत सजगता है, मोटापा बढ़ने नहीं देते, और किसी भी समय अगर आप उनको देखेंगे तो वो रनिंग करते हैं। हम तो 10,000 स्टेप्स की ही बात कर रहे हैं, वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। तो
किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से विल पावर रखनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को बताना चाहिए, या आप हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे कि अगर मोटापा उनको घेरने लगे तो तुरंत कौन से उपाय करने चाहिए? इसका बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल, मैं आपको कुछ 2-4 अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो देखो, मोटापा कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है और खान पान में कंट्रोल करना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे चंडीगढ़ है 3 चीज़ों के लिए फेमस है, बारिश, खारिश और सिफारिश। जी जी, ठीक है। तो चंडीगढ़ में क्या होता है, मैं इस चीज़ को इसलिए बीच में ला रहा हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको सीजनल एक्सरसाइज डिसाइड करनी पड़ेगी। सपोज़ आप वॉक करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली सर्दी के दिनों में जो सुबह सुबह फॉग हो जाता है, आप वॉक करना निकलना सेफ़ नहीं है, और आपने सुना भी होगा बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो सर्दी के दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, तो आप फॉग से बच सकते हैं, ठंड से भी बच सकते हैं। अभी गर्मी के दिनों में आप धूप में निकलना मुश्किल होता है, इवन सुबह 7 बजे ही तेज़ धूप होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम में आप कोई स्विमिंग या स्पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और बरसात के दिनों में भी ऐसा होता है कि आप कभी भी, जैसे बताया ना, बारिश, चंडीगढ़ में कभी भी बारिश होती रहती है जी, तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इंडोर गेम चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में ऐसा होता है कि आपको रीइंफोर्समेंट करने वाला चाहिए कि भाई अपने दोस्त को, परिवार किसी मेंबर के साथ वॉक करना शुरू करें, या 2-4 दोस्तों का कंपनी बनाएं और सब जने साथ जाना शुरू करें। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। उसका एक फ़ायदा तो होता है कि आपका रेगुलरिटी अच्छा रहता है। दूसरा एक फ़ायदा होता है, बातचीत करने से मन का जो दिन भर का भड़ास है और दिन भर का जो बातचीत है वो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। जी, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है जी। और उससे एक निरंतरता बनी रहती है। नहीं तो आप किसी अकेले बंदे को बोलोगे आप वॉक करो जी 1 घंटा, वो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा जोश में, तीसरे दिन आई एम श्योर वो नहीं जा पाएगा। तो अगर एक ग्रुप होगा तो वो अच्छा काम करेगा। ऐसे ही अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं तो ग्रुप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। तो एक्सरसाइज के लिए आपको एक्सरसाइज का रूटीन, तरह तरह की आपकी भिन्न भिन्न तरह की एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू वेदर कर सकते हैं। और दूसरा एक ग्रुप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपका उसका क्या होगा कि निरंतरता बनी रहेगी। ये 2 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं एक्सरसाइज के बारे में। खाने पीने के बारे में बहुत सारे टिप्स हैं, बट आज मुझे मौका मिला कि ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो मैं कुछ 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे हम एक ओकेजन को बहुत बार सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बर्थडे है तो बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है, दोस्त के साथ सेलिब्रेट हो रहा है, नानी के घर सेलिब्रेट हो रहा है, दादी के घर सेलिब्रेट हो रहा है। और जब भी हम इस तरह की पार्टी करते हैं तो हेल्दी खाना नहीं होता, वो अनहेल्दी खाना होता है। तो आप एक इवेंट को आप 4 बार सेलिब्रेट करें तो नुकसान कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने देखा है कि अपने समाज के अंदर शादी के पहले एक मिठाई का डिब्बा दे देते हैं अपन। अब आप अंदाज लगाइए कि वो मिठाई का डिब्बा कितने लोग, आजकल परिवार छोटे छोटे परिवार होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, और जब शादियां होती तो शादियां बल्क में होती है, तो आपको हर शादी के हर ओकेजन पे 3, 4, 5 इन्विटेशन होते हैं। अगर 4-5 लोग आपको 5 मिठाई के डिब्बे दे रहे हैं, अगर आप मिठाई का डिब्बे खा रहे हैं तो आप देखो आप कितना मिठाई खा रहे हैं, और उसका क्वालिटी भी ख़राब ही होता होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर में थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको हम कम करना चाहिए। तो मैं बहुत बार इस तरह के हेल्थ टॉक देने जाता हूँ तो मैं लोगों को प्लेज करवाता हूँ कि आप प्लेज करो कि आप अपनी शादी के अंदर किसी को मिठाई का डिब्बा नहीं देंगे। तो कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो मानते नहीं कि आपने हमारी शादियों की तो मिठाई खाई है पर आप नहीं देना चाह रहे हो, ये कैसे है? जी। तो मैं ये बोलूँगा रिसर्च साइंटिस्ट को कि भाई आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप गिफ्ट में ऐसी कोई हेल्दी चीज़ दें जो तुरंत ख़राब नहीं हो और उसका इस्तेमाल आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए हो, रादर देन कि हम मिठाई दे करके और खुशी बांटने की जगह एक तरह से आप डिजीज़ बांट रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा मे नॉट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज हम ये सब चीज़ें बांटने से लोगों का वज़न बढ़ता है, फिर वहीं आगे वज़न बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ेगी। जी, कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा, खान पीन में कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, तभी मोटापे से बचा जा सकता है और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर संजय बडाड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी सर, धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन। जी, इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन।